ठीक है। हाँ, तो अपन लेवरेज चैप्टर पे थे बच्चों। लेवरेज चैप्टर मींस रिस्क, और बिजनेस की रिस्क दो तीन टाइप की होती है। एक होती है योर ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड योर कंबाइंड रिस्क। ये इतने लेवल के लेवरेजेस रहेंगे। अभी ऑपरेशनल लेवरेज मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ये वाला तुम्हारे फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे या नहीं तुम, अगर बिजनेस बंद हो गया, लॉकडाउन सिचुएशन आ गई, तो ऐसे टाइम पे बिजनेसमैन को जो डर लगा रहता है, तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू काउंट किया जाएगा। अगर बिजनेस का लोन का कुछ पेमेंट करना है तो वो फाइनेंशियल लेवरेज रहेगा। इन दोनों का मिला के कंबाइंड लेवरेज रहेगा। फॉर्मूलाज: ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी बाय ईबीटी, कंबाइंड लेवरेज विल बी योर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस थे। और एक 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 फॉर्मूला तुमको लिखने को बोला था। ऑपरेटिंग लेवरेज द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लेवरेज का ऐसा ही कुछ बोला था। ओके, कोई बोलना चाहेगा फाइनेंशियल लेवरेज का? एक मिनट, आई विल अलाउ अनम्यूट। तो कोई बोलना पाए चाहेगा फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? परफेक्ट। एंड कंबाइंड लेवरेज क्या रहेगा? और कोई दूसरा? हाँ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परफेक्ट। तो ये अपने तीन लेवरेज के फॉर्मूलेस थे। तो एक्चुअली एक लिखा के दिया था, और एक एक बचा है सबका फॉर्मूला। कंबाइंड लेवरेज का थर्ड फॉर्मूला भी तुमको पता है। कंबाइंड लेवरेज का थर्ड फॉर्मूला, और अगर किसी को बोलने का रहा तो क्या बनेगा कंबाइंड लेवरेज का और एक फॉर्मूला? परफेक्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, ये करके अपन कंबाइंड लेवरेज निकाल सकते हैं। तो अपन आज फाइनेंशियल लेवरेज का और एक नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बहुत ही आईएमपी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सब लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करो। तो लेट्स चेक। से फॉर एग्जांपल है ना, तुम्हारा एक शॉप है। ओके, और ये शॉप किधर है पता है? से वी आर इन महाराष्ट्र, तो अपन महाराष्ट्र है, तो अपने महाराष्ट्र से नियरेस्ट जो स्टेट है दैट इज तेलंगाना। ठीक है, तो ये बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर पे एक क्या बोल सकते हैं, टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा मतलब अगर तुम कभी व्हीकल्स वगैरह से जाते रहेंगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि जैसे ही गाड़ी जाती है वो टोल वाले कुछ पैसे लेते हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पी, ये बॉर्डर की इस साइड रहते हैं। ठीक है, एंड मिस्टर डी, ये बॉर्डर के इस साइड रहते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक बॉर्डर का डिफरेंस है, सिर्फ एक बॉर्डर का डिफरेंस है। और यहाँ पे वो टोल प्लाजा है, यहाँ पे टोल प्लाजा है, तो यहाँ पे शॉप है। तो मिस्टर डी ने फोन किया, और मिस्टर डी ने फोन करके क्या बोला कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज लाके दो। तो ठीक है, पर्टिकुलर चीज लाके दो, तो वो चीज है 100 रुपए की, उसके ऊपर एमआरपी है, और एमआरपी के प्राइस पे ही वो बेच रहा है। एमआरपी प्राइस पे ही वो बेच रहा है, और एमआरपी प्राइस कितनी है? 100 रुपए। तो 100 रुपए एमआरपी के हिसाब से इसको बेचना है। वेरी गुड, बेचो। अभी इसका डिलीवरी वैन आएगा, डिलीवरी वैन आके तुम्हारे घर के सामने रख के चले जाएगा। अभी टोल वाला क्या बोलता है? डिलीवरी वैन को टोल है 20 रुपए। टोल है 20 रुपए। टोल है 20 रुपए। तो मुझे बोलो कि सपोज इसका एक एग्जांपल, वो आइसक्रीम है, आइसक्रीम पैक है। अभी बोलो मिस्टर डी के लिए आइसक्रीम सस्ती होगी या मिस्टर पी के लिए आइसक्रीम सस्ती होगी? सोच समझ के बोलना। दोनों के लिए सेम रहेगी, या मिस्टर डी को सस्ती रहेगी, या मिस्टर पी को सस्ती रहेगी? क्या रहेगा? आइसक्रीम 100 रुपए की है, सिचुएशन वो शॉप वाले को फोन करे।
क्या लगता है तुमको? एग्जाम्पल समझ में तो आया ना? तो आइसक्रीम का पेमेंट दोनों सेम करेंगे, अलग अलग करेंगे? दोनों अलग अलग करेंगे। मिस्टर डी को चीपर रहेगा। क्यों मिस्टर डी को सस्ता रहेगा? प्रांजल एंड केदार बोल सकते हैं। ओके। सर जो शॉप का ओनर है वो तो कस्टमर से ही वसूल हम्म। यस, तो अभी क्या होगा? देखो, जो टोल है वो शॉप वाला क्या बोलेगा? टोल मेरा तो है नहीं। वो तुमको बाज़ाब्ता रिसीट भी दे सकता है। वो बोलेगा 100 रुपए की चीज है मिस्टर डी, ये मैं तुमको लाके दिया 100 रुपए। अभी ये जैसे ही ये इधर आएगा, ये टोल वाला क्या मांगेगा? 20 रुपए। तो शॉप वाला क्या बोलेगा? ये मेरा खर्चा थोड़ी है, पी का है। तो पी को जब लाके देगा तो उसको क्या बोलेगा? 100 रुपए प्लस 20 रुपए, 130 रुपए। ये समझ में आ रहा क्या? भले ही प्रोडक्ट 100 रुपए, दोनों को भी प्रोडक्ट सेम मिला के अलग अलग मिला। पी ने 120 रुपए में खरीदा, डी ने 100 रुपए में खरीदा, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, अलग अलग है? ये दोनों का प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम है। हाँ, प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम है। प्रोडक्ट सेम होते हुए भी प्राइसेस कितने डिफरेंट है देखो। ये 100 रुपए और ये 120 रुपए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, प्राइसिंग अलग है। प्राइसिंग क्यों अलग हो गई? वो टोल प्लाजा की वजह से। ठीक है, तो उसी तरीके से मिस्टर पी ये प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मिस्टर पी प्रेफरेंस शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। मिस्टर डी ये डिबेंचर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिबेंचर। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेफरेंस शेयर। और टोल प्लाजा रिप्रेजेंट करता है इनकम टैक्स। तो बेसिकली तुमको ये तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। अभी वापिस से मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाला एग्जांपल में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? 100 120 में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? प्रोडक्ट सेम है फिर भी अलग अलग प्राइसेस देने पड़ रहे हैं क्योंकि टोल के वजह से। तो यहाँ पे पी मिस्टर डी डिवेंचर है, पी प्रेफरेंस शेयर है, एंड टोल प्लाजा इज लाइक इनकम टैक्स। ओके ना, अभी ध्यान दो। अभी क्या होता है? इनकम, ये इनकम टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगेगा। इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगेगा। और इनकम कैसे निकालते हैं? तुम्हारा नेट प्रॉफिट के ऊपर, मतलब पूरे एक्सपेंसेस जाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो तुम्हारी इनकम मानी जाएगी। तो इनकम कौन लेता है? ओनर। प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर में ओनर कौन है? कोई है क्या ओनर? अरे बहुत ही शांत है यार तुम। दूसरे बैचेस तो फटाफट आंसर देते हैं। हम्म, तो प्रेफरेंस शेयर इज अ ओनर एंड डिबेंचर इज अ क्रेडिटर। ठीक है, तो इनकम, कंपनी जो इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहा है, अभी क्रेडिटर को जो भी पेमेंट होगा वो एक्सपेंस होगा। अभी क्रेडिटर को जो पेमेंट होगा एक्सपेंस, ओनर को हुआ वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये अपन पार्टनरशिप में भी पढ़े थे, इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और ये एक्सपेंस है। और प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसको पे किया जाता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। तो से फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, ए कंपनी है ईबीआईटी, और एक बी कंपनी है।
सपोज EBIT, दोनों कंपनी का कितना है 100 करोड़, दोनों कंपनी का है 100 करोड़। अभी यहाँ पे 50 करोड़ 10% से डिबेंचर्स है, 50 करोड़ 10% से डिबेंचर्स, और इसमें 50 करोड़ से 10% से प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% की प्रेफरेंस शेयर्स है। दोनों भी सेम, दोनों का कैपिटल सेम, दोनों का EBIT सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे इक्विटी एंड डिबेंचर है, यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी एंड डिबेंचर, यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी यहाँ पे लेस इंटरेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट कंपनी में ए में कितने 50 करोड़ 10%, तो 5 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इधर 100 करोड़ की जगह 10 करोड़ पे आते हैं अपन। ओके, 5 करोड़ का। बी में तो लोन है ही नहीं, तो 0 इंटरेस्ट, तो इधर कितने बचेंगे 5 करोड़, इधर कितने बचेंगे 10 करोड़। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, EBT लेस टैक्स। टैक्स सपोज 30%, 30% टैक्स है, तो इधर कितना कटेगा 1.5 करोड़, और इधर कितना कटेगा 3 करोड़। बेसिकली यहाँ पे कितना बचेगा पैसा 3.5 CR, और यहाँ पे 7 CR। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखो 50 करोड़ के 10% के प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे 5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली पैसा कितना बचेगा, EAE इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने पैसे बचेंगे 3.5 CR, और इधर 2 CR। गेम हो गया। देखो दोनों के दोनों कंपनी सेम है, दोनों के दोनों कंपनी सेम, दोनों का कैपिटल सेम, दोनों का प्रॉफिट भी सेम 10 करोड़ 10 करोड़। सिर्फ ए कंपनी ने क्या चूज किया था डिवेंचर, और बी कंपनी ने क्या चूज किया था प्रेफरेंसेस, और दोनों के दोनों 50 करोड़ के ही है, दोनों के दोनों 10% के ही है। पर चेक करेंगे अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर के लिए किसके पास ज्यादा बच रहा है, कंपनी ए के पास ज्यादा बच रहा है। कंपनी ए में सिर्फ 2 करोड़ बच रहा है, और इधर 3.5 करोड़ बच रहा है। सर ये गेम क्यों हुआ ऐसा? हाँ, ये गेम क्यों हुआ पता है, कि जब इंटरेस्ट पे इनकम, इंटरेस्ट जब पे होता है, इंटरेस्ट पे करने के बाद इनकम टैक्स पे किया जाता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स पे होने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो यहाँ पे 5 करोड़ है, यहाँ पे भी 5 करोड़ है, दोनों भी 5 करोड़ ही है पेमेंट। बट दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, इनकम टैक्स में डिफरेंस है, इनकम टैक्स में डिफरेंस है। इनकम टैक्स यहाँ पे 1.5 करोड़ है, यहाँ पे 3 करोड़ है। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट के लिए इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स देने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना, और यहाँ पे इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स पे करना है, तो इसकी वजह से टैक्स कम हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो खर्चा माना है, खर्चा माना है। जितना ज्यादा एक्सपेंस, जो अकाउंट्स का सिंपल अपन जो फंडा बोलते हैं, जितना ज्यादा एक्सपेंस उतना कम इनकम, जितना ज्यादा एक्सपेंस उतना कम इनकम, जितना कम इनकम उतना कम इनकम टैक्स। बट यहाँ पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो एक्सपेंस माना ही नहीं गया, क्योंकि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो एक्सपेंस ही नहीं है, एक्सपेंस ही नहीं, नो एक्सपेंस मतलब इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो इनकम टैक्स भी ज्यादा। मतलब अगर तुमको लाइफ में कभी भी बिजनेस करना है और तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है कि डिवेंचर्स देना या प्रेफरेंस शेयर्स देना, दोनों के दोनों 10% ही है, तो भी तुमने क्या चूज करना चाहिए, डिवेंचर चूज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिबेंचर को जो पेमेंट होने वाला है वो इंटरेस्ट, वो एक्सपेंस है, जबकि प्रेफरेंस शेयर को जो पेमेंट होने वाला है डिविडेंड, वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एक्सपेंस नहीं तो इनकम टैक्स ज्यादा। इस इनकम टैक्स की वजह से पूरा गेम हो जाता है। ठीक है, ये इनकम टैक्स की वजह से पूरा गेम हो गया। अगर से फॉर एग्जाम्पल, ओके इधर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, इधर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम समझा सबको? ठीक है, तो अभी यही सेम कंडीशन दे रहा हूं। मैंने क्या कंडीशन रखी है, दो इधर ध्यान, कि ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, ए कंपनी है एंड बी कंपनी। सोच समझ के तुमको आंसर देना है। ठीक है, EBIT क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड EAE 0, दोनों केस में EAE
जीरो, ई मैंने कंडीशंस क्या दी है, ईएई जीरो, ईबीआईटी क्या होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन है, टैक्स रेट, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, यहाँ पे सेम, डिबेंचर 50 करोड़ 10%, डिबेंचर 50 करोड़ 10%, और बी के केस में प्रेफरेंस शेयर 50 करोड़ 10%, जैसा अभी ऊपर ने किया था ना, वही 50 करोड़ 10%, यहाँ पे 50 करोड़ 10%, पर यहाँ पे डिवेंचर है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है। मेरा क्वेश्चन क्या है, ईआई दोनों केस में जीरो है, तो ईबीआईटी कितना, तो दोनों ईबीआईटी निकालो रफ में और मुझे बोलो फटाफट, दोनों की केस में ईबीआईटी निकाल के बताओ। फर्स्ट आंसर आ गया ऐश्वर्या का 1.5 करोड़ एंड 2.14 करोड़। एनीबडी एल्स? सर बी का 5 करोड़। बी का 6.5 करोड़। ओके लेट्स चेक। ओके अभी ध्यान दो, ईआई दोनों का जीरो चाहिए, ईआई दोनों का जीरो चाहिए, सिर्फ कंपनी ए के बारे में देखेंगे, कंपनी ए के बारे में। अभी कंपनी ए में डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर ने तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं रहेगा, जीरो, तो ये जीरो, तो ईएटी हो जाएगा
जीरो, EAT जीरो। अभी मुझे ये नहीं पता EBT, मुझे ये जीरो चाहिए। ओके, तो टैक्स देने के बाद जीरो बच ही नहीं सकता है। अगर सपोज 1 रुपए भी रहा, 1 रुपए भी इनकम रही और 30% टैक्स कट किया तो मुझे 70 पैसे तो बचेंगे। जीरो तो कब बचेगा, जब ये जीरो रहेगा तो टैक्स जीरो, EAT जीरो। तो ये जीरो सब कुछ जीरो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देना है 50 करोड़ के ऊपर 10%, दैट इज 5 CR। तो EBIT क्या आएगा 5 CR। तो कंपनी ए के लिए EBIT शुड बी 5 CR। मतलब अगर कंपनी ए के पास 5 CR का EBIT है, कंपनी ए के पास 5 करोड़ का EBIT है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को 0 रुपए मिलेंगे। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को 0 रुपए मिलेंगे। अभी बी के केस में चलते हैं। बी के केस में, नाउ बी के केस में EI जीरो, प्रेफरेंस डिविडेंड यस देना पड़ेगा 5 करोड़, प्रेफरेंस डिविडेंड 5 करोड़। तो EAT कितना चाहिए, ऑब्वियसली 5 करोड़। तो 5 करोड़ में से 5 करोड़ गए तभी तो EI के लिए जीरो बचे, ये 5 करोड़। अभी EBT कितना, अभी ध्यान दो बच्चों, अगर मेरा 100 रुपए इनकम रहा तो टैक्स कटेगी 30 रुपए। मैंने क्या बोला 30% टैक्स, तो ये कितना बचेगा 70। मतलब 100 रुपए अगर मेरी इनकम रही, इनकम 100 तो टैक्स 30, तो ये बैलेंस है 70। तो 70 की जगह क्या दिख रहा है 5 करोड़, 70 की जगह 5 करोड़। तो 100 की जगह कितना, कोई कैलकुलेट करके बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 70 को 5 करोड़ तो 100 को कितना, ओके 5/70 × 100, तो 7.14। तो ये आएगा 7.14। तो यहाँ पे 2.14, मेरा 2.14 क्या आएगा टैक्स कटेगा। 7.14 की इनकम, तो 2.14 मेरा टैक्स कटेगा, तो बचेगा 5 करोड़। तो इंटरेस्ट यहाँ पे तो डिबेंचर है ही नहीं, जीरो। तो EBIT कितना चाहिए 7.14 करोड़। तो करेक्ट आंसर वुड बी इसका 5 करोड़ और इसका 7.14 करोड़। तो इसका 5 करोड़ और 7.14 करोड़, ये करेक्ट आंसर रहता। अभी ध्यान दो, इसका सर ये क्या निकाले अपन। तो अभी सबका ध्यान इधर चाहिए 100%। अगर तुम ये बिजनेसमैन है, ठीक है, कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन है, तुम बोल रहे मुझे घर पे 1 रुपया नहीं आया तो भी जमता, मेरे को बिजनेस से 1 रुपया नहीं चाहिए। यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, तुमको 1 करोड़ रुपए, मतलब 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस इतना है कि मुझे किसी को देना भी ना पड़े, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, सबको पैसे दे दो, भले मुझे 1 रुपए ना आए। तो वो बिजनेसमैन को जो रात में सपना आएगा तो कितने रुपए मिनिमम कमाने पड़ेंगे। जो ए बिजनेसमैन है उसको कितना कमाना पड़ेगा 5 करोड़। वो बोलेगा अगर मैं सिर्फ 5 करोड़ भी कमा लू, 5 करोड़ भी कमा लू, इंटरेस्ट दे दूंगा, खत्म होगी बात। ना मुझे इनकम टैक्स देने की जरूरत है, ना मुझे तो वैसे भी चाहिए नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब तुम खुद, तुमको तो चाहिए नहीं, प्रेफरेंस तो है ही नहीं उसके पास। अगर मेरा इनकम ही जीरो रहेगा तो टैक्स भी जीरो। तो बेसिकली वो 5 करोड़ अगर कमा लेगा, लॉकडाउन के सिचुएशन में भी अगर 5 करोड़ कमा लेगा तो वो खुश रहेगा, मतलब उसको कोई चिंता नहीं। बट वही बी जो बिजनेसमैन है, वही वो बी बिजनेसमैन है, अभी इसको क्या बोलना है सेम जो ऐसा ए ने बोला कि भाई मुझे 1 रुपया घर पे नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया घर पे नहीं चाहिए, बट मुझे कोई मांगने को भी नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने मांगने हैं 5 करोड़, तो ले भाई तू 5 करोड़ ले। पर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 करोड़ देना है तो इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 2.14 करोड़ का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब तुमको कितनी इनकम होना जरूरी है, तो तुमको इनकम होना जरूरी है 7.14 करोड़। अगर तुम्हारी इनकम 7.14 करोड़ रहेगी तो तुम टैक्स पे करेंगे 2.14 करोड़, और 2.14 करोड़ का टैक्स पे करने के बाद बचेंगे 5 करोड़। 5 करोड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, काम खत्म। तो बेसिकली अगर दो बिजनेसमैन है, दोनों को लॉकडाउन चल रहा है, एक के पास अगर डिबेंचर है और एक के पास प्रेफरेंस शेयर है, तो किसको रातों की नींद हराम होगी, बी की। क्योंकि बी के पास प्रेफरेंस शेयर है, 7.14 करोड़ रुपए देने का उसको टेंशन है और बाजू वाले को सिर्फ 5 करोड़ देने का टेंशन है। तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के रेस में कोई भी कभी भी कौन जीतेगा, डिबेंचर जीतेगा। अगर बर्डन की बात करूं तो ये 7.14 आया कैसे सर, 7.14 आया कैसे। तो 7.14 देखो, मुझे 5 करोड़ आफ्टर टैक्स पे करने हैं। ये फिर सिचुएशन किसके जैसे सिमिलर हो गई पता है, ये इसके जैसा।
ये मैंने जो स्टार्टिंग में आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, दोनों को भी सेम ही देना है। देखो ये डिबेंचर है, ये प्रेफरेंस है, दोनों को भी सेम ही प्रोडक्ट देना है। डिबेंचर को देते समय डायरेक्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेफरेंस को देते समय बीच में टोल लगेगा। कौन सा टोल लगेगा? ये टोल लगेगा। तो ये टोल वाला क्या करेगा? 20 रुपए लेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर वही सेम प्रोडक्ट देना तो तुमको 120 रुपए देने पड़ेंगे और इसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब प्रेफरेंस कभी भी महंगा है कंपेयर टू डिबेंचर। ये टोल नाके की वजह से वैसा हुआ। तो टोल नाका मतलब वो क्या है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की वजह से जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चाहिए उससे ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि बीच में टोल नाका आता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर तुमको 5 करोड़ देने हैं तो टोल कितना भरना पड़ेगा? 2.14 का टोल भरना पड़ेगा, तभी तुम उसको 5 करोड़ का दे पाएंगे। मतलब अगर तुम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो 120 रुपए लेके जाओ, तो 20 रुपए तुम्हारे टोल के वहां पे कटेंगे और फिर 100 रुपए वहां पे देने पड़ेंगे। तो ये चीज वैसा हो गया। तो ये 7.14 का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है शॉर्टकट फॉर्मूला? तो जितना भी पे करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट से करो। 1 माइनस टैक्स रेट करो कैलकुलेटर पे। प्रेफरेंस डिविडेंड देना था 5 करोड़, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना था? 30%। तो 5 डिवाइडेड बाय 0.7 करो। 5 डिवाइडेड बाय 0.7 इतना चाहता है क्या? देखो 7.14, क्रॉस चेक करके बोलो। 5 डिवाइडेड बाय 0.7 7.14 आया क्या? हाँ, यस। हाँ, तो एग्जैक्टली exactly, तो यही तो चीज है। तो अपन क्या निकाल रहे पूरे चैप्टर में? अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लेवरेज चैप्टर। और लेवरेज चैप्टर में अपना मेन एम क्या है? लेवरेज चैप्टर में अपना एम है कि जो बर्डन है, मुझे जो पेमेंट करने का जो टेंशन है, वो लेवरेज, वो मेरा रिस्क है कि इंटरेस्ट देने का मुझे टेंशन आ रहा, इंटरेस्ट कब मैं कैसे दूं, तो वो इंटरेस्ट देने का टेंशन आ रहा है, उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलेंगे। तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, अभी ध्यान दो, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला जो मैंने तुमको इतने दिन से पढ़ाया है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? नो सर, इसको यही बोलते हैं। तो मैं इंटरेस्ट क्यों माइनस कर रहा था? मैं इंटरेस्ट क्यों माइनस कर रहा था? इंटरेस्ट क्यों माइनस कर रहा था? क्योंकि ये मुझे देना है, इसकी तो चिंता है। तो ये मेरे पास पैसे है और इतने देने के बाद बचेंगे। तो वैसा ही, तो जैसे डिबेंचर होल्डर को देना कंपलसरी है, इनडायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तो देना इनडायरेक्टली कंपलसरी है, वो क्यूमुलेटिव रहते हैं बराबर। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनाऊंगा मैं? ई बी आई टी डिवाइडेड बाय ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट। तो जैसे इंटरेस्ट देना वैसा प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। बट अभी भी 2 मिनट पहले सीखा, अगर ये 5 करोड़ है तो ये माइनस करो 5 करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 5 करोड़ का देना है तो मेरे पास कितने पैसे आना पड़ेगा? 7.14 करोड़ आना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, जो मैंने अभी सिखाया कि 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.7 करके देखो। 5 बाय 0.7 तो 7.14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये है नया फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लेवरेज का नया फॉर्मूला। तो स्टार्टिंग के पेज पे ना मैंने बोला था कि हर एक के दो दो फॉर्मूलेज है, थोड़ी जगह वो छोड़ो। तो वहां पे जहां पे जगह छोड़े वहां पे लिखो। अगर कोई गलती से नहीं छोड़ा है तो अभी लिख लो ये नया फॉर्मूला। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। और ये सिर्फ 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड को ही डिवाइडेड बाय, बाकी किधर भी नहीं। किसी को कुछ प्रॉब्लम? लिख लिए? लिख लिए तो डन बोलो। ओके, ठीक है। तो बेसिकली अपना फाइनेंशियल लेवरेज का नया फॉर्मूला तुमको समझ गया। पर ये कब यूज करना? सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर रहेंगे क्वेश्चन में तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो जैसे तुम अभी तक करते आए वैसे ही करना। लगा तो इसके बाजू में लिख दिया, लिख सकते व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर इन क्वेश्चन, अदरवाइज ये कोई जरूरत नहीं है। तो कल अपना लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था क्या बच्चों? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था।
तो अभी क्वेश्चन नंबर करना है अपने को 16। क्वेश्चन नंबर 16 अभी करना है। कंप्यूट द डीएफएल। तो ये मैंने फर्स्ट डे पे भी बोला था, व्हाट इज डीएफएल स्टैंड फॉर? किसी को याद है डीएफएल? परफेक्ट। डीएफएल स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब बेसिकली तुमको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ईबीआईटी 50,000, 8% डिवेंचर्स 2.5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, टैक्स रेट 35%। कंप्यूट द डीएफएल इफ ईबीआईटी बिकम्स 1.5 लाख। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो पहला ये ईबीआईटी 50,000 है, डीएफएल बोलो। कर सकते हैं या साथ में करना है? करते ट्राई। करो करो फटाफट ट्राई करो। पहले इसका बोलो, जब ईबीआईटी 50,000 है तब क्या है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? 1st ऑप्शन आया 2.5। 3.42 सेकेंड आंसर। 3.42। तो लेट्स चेक। अच्छे खासे बच्चों का 3.42 आ रहा है अभी। फॉर्मूला मैंने क्या दिया था? फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट लिखा के दिया कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है। तो ईबीआईटी तुमको दिया था 50,000। 50,000 में से इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना? 2.5 लाख के ऊपर 8%। 2.5 लाख के ऊपर 8% कितना आता है? 20,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं? 10%। 1 लाख। 1 लाख के 10% आते हैं 10,000। तो 10,000 को सिर्फ डिवाइडेड बाय, सिर्फ 10,000 को डिवाइडेड बाय 1 - 0.35। 1 - 0.35 कितना आएगा? तो ये सब करके 15385 आएगा। तो ये तुम्हारा 3.42 टाइम्स, 3.42 टाइम्स ये आंसर आना चाहिए। 3.42 टाइम्स। और ऑलमोस्ट सबका है, सिर्फ अनुराधा का पता नहीं मुझे कहाँ पे गलत किया। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर ही नहीं। ऐसा नहीं करना, 1 माइनस टैक्स रेट को भूलना नहीं है। वो 1 माइनस टैक्स रेट समझाने के लिए तो आज का पूरा सेशन का कॉन्सेप्ट बताया, क्यों 1 माइनस टैक्स रेट सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड को है। हम्म। क्या क्या? ईबीटी करेंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं होगा ना, फिर तो गलत आंसर आएगा। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है तो ईबीआईटी बाई ईबीटी का फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते तुम। चलो 1.5 लाख वाला बोलो। 1.5 लाख वाला बोलो अभी। अगर ईबीआईटी 1.5 लाख 1.5 लाख है तो ओके।
इसका भी आंसर आ गया। प्रांजल एंड केदार का आंसर आ रहा है 1.308 या 1.31 वही। बाकी बच्चों बोलो, अगर 1.5 लाख है तो कितना? लेट्स चेक। 1.5 लाख अगर रहता तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख माइनस 20,000 माइनस 15,385, तो तुम्हारा 1.308 टाइम्स या 1.31 टाइम्स, जो भी तुमने लिखा दोनों भी करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, ये था। ओके, कोई दिमाग लगाओ अभी। तुम्हारा दिमाग लगा के मुझे बोलो। देखो, कंपनी तो वही है, कंपनी तो वही है, कंपनी वही है। डिवेंचर का भी अमाउंट सेम है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी अमाउंट सेम है, तो रिस्क अलग अलग क्यों है? क्या लॉजिक है? इधर 3.42 और इधर 1.30। क्या लॉजिक हो सकता है? नंबर्स में मत समझो, लॉजिकली समझो। हाँ, अगर तो क्या हुआ? अगर अर्निंग्स बढ़े तो रिस्क तो उतना ही कम होगा, इजीली बांट सकते हो। ओके, और कोई? टैक्स ज्यादा पे। नहीं, तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो रिस्क ज्यादा होना चाहिए। इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा, रिस्क ज्यादा। तुमने तो उल्टा आंसर दे दी। सर अर्निंग्स बढ़ने से जो हमें एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे ना, मतलब हमारी अर्निंग से कंपेयर करें तो टैक्स का एक्सपेंस अब हमें कम है, ये तो लेवरेज भी कम हो जाएगा। ओके, और कोई? ओके, ध्यान दो अभी। यस, मोरलेस थोड़ा बहुत करेक्ट बोला है। शायद तक पहला आंसर किसने दिया था पता नहीं, केदार ने थोड़ा मोर एक्यूरेट हुआ था। हाँ, तो बच्चों ध्यान दो। अगर से फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले मामू ने पकड़ लिया। मामू ने आया, बोला 1,000 रुपए की फाइन दो। तुमने ट्रैफिक के रूल्स तोड़े, तुम्हें बोला ठीक है 1,000 रुपए के फाइन है। और मैंने जो गलती की, सेम गलती अंबानी ने भी की, तो अंबानी ने भी रूल तोड़ा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको भी रोका और उसको भी 1,000 रुपए की फाइन मांगी। अब मुझे बोलो दर्द किसको ज्यादा होगा, मुझे या अंबानी को? मुझे होगा। क्यों? कि भाई मेरे लिए 1,000 रुपए बड़ी बात है, अंबानी के लिए 1,000 रुपए बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वो छोटी अमाउंट है। क्यों उसके लिए छोटी अमाउंट हो गई? क्योंकि उसकी इनकम इतनी बड़ी हो गई कि ये खर्चे उसको छोटे लगने लग गए। तो यहाँ पे देखो, डिबेंचर को 20,000 देना है, यहाँ पे भी 20,000 देना है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को 15,385 देना है, 15,385 यहाँ पे भी उतने ही देने हैं। पर इनकम 50,000 है, इनकम 1.5 लाख है। जैसे जैसी तुम्हारी इनकम बढ़ती है, अगर खर्चे वही रहे तो तुमको वो छोटे लगने लगते हैं, रिस्क नहीं लगता है। अगर से फॉर एग्जाम्पल तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आज से 3-4 साल के बाद तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। जब तुम सीए बन जाएंगे, अगर तुमको से फॉर एग्जाम्पल आज के तारीख में तुमको कोल्ड कॉफी पीने जाना है 40-50 रुपए का, मे भी वो भी खर्चा तुमको बड़ा लगता है, 40-50 रुपए। और वही 4 साल के बाद जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, खुद से कमाना शुरू कर देंगे, तुमको वही 40-50 रुपए बहुत सस्ते लगेंगे। तुमको लगेगा ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। आज अगर तुम दो दोस्त जाते हो कॉफी पीने के लिए, तो टीटीएमएम करते हो, भाई 50 रुपए इतना बड़ा खर्चा तू भी दे मैं भी दूंगा।
तुम उसका खर्चा नहीं उठाएंगे। बट जैसे सीए बन गए, अरे 50 रुपए के लिए क्या देख रहे हैं, ऐसे ही दे देंगे अपन दोस्तों को। तो थिंग इज कि जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है, तुमको एक्सपेंसेस अगर सेम अमाउंट के रहे तो छोटे लगने लगते हैं, तो रिस्क भी कम होती है। अगर आज के तारीख में मुझे अगर किसी ने बोला कि तुमको 1 लाख रुपए महीने का देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने नया टैक्स लाया 1 लाख रुपए महीना, मुझे टेंशन आएगा, अरे भाई 1 लाख रुपए महीने का मैं कहाँ से लाऊंगा। तो वही अगर आज से 20-30 साल के बाद, या सपोज अंबानी को अगर ऐसा बोला कि महीने के बाद महीने के 1 लाख रुपए दो, उसको तो कोई चिंता ही नहीं है। वो बोलता है कि यार इतने पैसे कमाना तो 1 लाख गवर्नमेंट मांग रही है, ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली exactly, कि जब इनकम बढ़ती है और एक्सपेंस उतने ही है तो मुझे रिस्क भी नहीं लगेगी, मुझे उसका टेंशन ही नहीं रहेगा। तो 3.42, तो इसके वजह से यहाँ पे रिस्क ज्यादा है क्योंकि इनकम कम है, इनकम के रिलेटेड वो एक्सपेंसेस बड़ा अमाउंट मेजर करते हैं, मतलब इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट वो कवर करता है, इसके जैसे वो रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे वो रिस्क बहुत कम है, 1.30 उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब 1.5 लाख जो इंसान कमा रहा है उसको 20-30 हजार से क्या फर्क पड़ने वाला है, और जो ही 50 हजार आदमी कमा रहा है उसको 20-30 हजार से फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसके वजह से वो रिस्क इसमें दिख रही है। मतलब जो लेवरेज कैलकुलेशन हो रहे हैं, मैं इनडायरेक्टली ये बताना कोशिश कर रहा हूँ कि लेवरेज के जो नंबर आते हैं सच में रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम एक आधे बिजनेस का लेवरेज निकालते हो तो उसके नंबर के हिसाब से वो बिजनेस कितना रिस्की है वो समझ में आ जाएगा। अगर शेयर मार्केट में तुमको कभी भी शेयर में पैसे लगाने हैं तो तुमने पहले लेवरेज देखना चाहिए। अगर जिस कंपनी का लेवरेज कम, उस कंपनी में बिंदास पैसे लगा सकते हो क्योंकि रिस्क ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में फ्रेम करके यहाँ पे लिखा है, वो फ्रेम करा वाला है तो तुमको सॉल्व करना है और तुमको मुझे फाइनेंशियल लिवरेज बताना है। ठीक है, क्या कर लो, फोटो ने तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बाद में क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सामने है, फिलहाल आंसर निकालो। सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट, ये तुमको नोट्स में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट 12 per unit, fixed cost 2 per unit. When number of units sold are 10 lakhs, 10% debentures of 1 crore, 10% preference share of 1 crore. Calculate OL and FL. और एक दूसरा कॉलम भी बनाना है, ऑल्सो एट 12 लाख यूनिट्स। तो पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम तुमको बनाने हैं, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स। फॉर्मेट लगा तो ये है, फॉर्मेट सबको आता चलेगा, अभी याद हो गया, याद हो गया ना बच्चों फॉर्मेट। OL एंड FL निकालो। तुम मुझे जवाब में क्या देंगे, FL देंगे। कमेंट सेक्शन में दोनों FL लिखेंगे, 10 लाख यूनिट वाला FL, फिर 12 लाख यूनिट वाला FL। कमेंट सेक्शन में सिर्फ FL लिखेंगे तुम।
ओके, टैक्स रेट 30%। एक मिनट, टैक्स रेट 30%, 30% पकड़ो। जब भी कौन से क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो टैक्स रेट 30% पकड़ते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन आया 1.68 टाइम्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है 1.68 टाइम्स। 4-5 बच्चों का आ चुका है। प्रथम का आ रहा है 1.23। 1.67, 1.50, 1.68 and 1.18। 1.50, 1.679। Okay, let's check। तो सबसे पहले 10 लाख रुपए का 10 लाख यूनिट सेल हुए, सेलिंग प्राइस कितनी है 20। तो मैं रुपीज इन लैक्स रखता हूँ, तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 होता है 200 लैक्स। और प्रपोज इसमें 12 लाख यूनिट, 12 लाख इंटू 20 तो हो जाएंगे 2,40,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है अपने को 12 पर यूनिट, 12 पर यूनिट, 12 इंटू 10 लैक्स। तो 12 इंटू 10 लैक्स कितना हो जाएगा 120, 144, 120 एंड 144। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचेगा 80 एंड 96, 80 एंड 96। फिक्स कॉस्ट क्या बोला है 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट, एक यूनिट 10 लाख और 2 पर यूनिट है, तो ये हो जाएगा 20 लैक्स। तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली 20। ईबीआईटी, ईबीआईटी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर किसी बच्चे ने ये 20 लाख ऐसा लिया है, कैसा 2 लाख पर यूनिट बोला सर आपने, तो 12 लाख इंटू 2, 12 लाख इंटू 2 24 अगर ले लिया तो गलत हो जाएगा बच्चों, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। तो ये 20 लाख है तो 20 लाख ही रहेगा। अगर किसी ने यहाँ पे 24 लिख दिया तो वो गलत है। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, फिक्स कॉस्ट को तुम वेरिएबल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंजेस लाओ। अगर किसी ने यहाँ पे गलती की है तो उसको एक्सीडेंटल एरिया मार्क करो, accidental area। fixed cost remain fixed, we cannot change it। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है 10 करोड़ का डिवेंचर, उसके ऊपर 1 करोड़ का डिवेंचर, उसके ऊपर 10%, तो हो जाएगा 10 लाख। 1 करोड़ के ऊपर 10%, 10 लाख बराबर। तो ईबीटी रहेगा
50 एंड 66। तो टैक्स तुमको बोला था 30% मैंने, तो वो 30% से निकालो 15 एंड 19.8, तो EAT रहेगा इतना। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10% ऑन 1 करोड़, तो बेसिकली ये भी 10 लाख ही रहेगा। तो EAE मिलेगा 25 एंड 36.2। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, 80 डिवाइडेड बाय 60, 80 डिवाइडेड बाय 60 करो, 80 डिवाइडेड बाय 60 1.33 आएगा। एंड वही इसका क्या करना पड़ेगा? 96 डिवाइड बाय 76, 96 बाय 76, 96 बाय 76 आएगा 1.26, 1.26। एंड फाइनेंशियल लेवरेज अभी तुमको बच्चों ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला EBIT बाय EBT अगर कर दिए तो गलत, EBIT बाय EBT अगर किसी ने किया तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, तो EBIT है तुम्हारा 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस इंटरेस्ट, 60 माइनस इंटरेस्ट कितना है? 10, तो 60 माइनस 10 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, दैट इज 1.03। और यहाँ पे EBIT कितना है? 76, 76 माइनस 10 बाय 0.3, तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1.68 एंड 1.47, 1.47 आना चाहिए। 1.47 किसी का भी नहीं आया शायद तक, दूसरा वाला। कितने लोगों ने फिक्स कॉस्ट में गलती करे? सच्ची सच्ची बताओ, फिक्स कॉस्ट में कितने लोगों ने गलती करे? ऑलमोस्ट लोग करे। एक्सीडेंटल एरिया मार्क करके रखो बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। 1.68 बहुत लोगों का आया, पर इधर शायद तक गलत हो गया 1.47। तो एक्सीडेंटल एरिया मार्क करके रखना इसको, यहाँ पे गलती हो सकती है। हो गया लिख के? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। कंपनी ए एंड बी का इनकम स्टेटमेंट तुमको बनाना है। पर्टिकुलर्स कंपनी ए, कंपनी बी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.2, 0.25, इंटरेस्ट 3000, 2000, पीवी रेशियो 25%, 33.33%, फिनेंशियल लेवरेज 4.3, टैक्स रेट 45%, 45%। तो तुमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो बच्चों इसके पहले भी मैंने ऐसे कुछ चीजें बताई थी। क्या चीजें बताई थी? कि जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला है और कुछ चीजें मिसिंग है और कुछ चीजें दी है, तो क्या बोला था? किसी को याद है? हम्म, पहले फॉर्मेट, फिर गिवन डेटा। हाँ, गिवन डेटा और फिर ये सब। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, तुम्हारा इंटर में एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। ओके, तो कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट तुमको नहीं पता है। तो फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे मॉड्यूल का है क्वेश्चन, फ्रॉम मॉड्यूल। ऐसा अगर तुम किसी ने नोट्स ऑफिस से लेके गए तो वहां पे लिख दो फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले कॉन्सेप्ट मुझे बताने दो, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअली कॉस्टिंग खत्म होने के बाद तुमको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लिख के लेना है तुमको, सोल्यूशन पूरा लिख के लेना है। ठीक है, बट एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट, किसी ने सुना है ब्रेक इवन पॉइंट इकोनॉमिक्स में अगर हुआ रहेगा तो? परफेक्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। सपोज मेरे बिजनेस का सेल है 1.5 करोड़, मेरे बिजनेस का सेल है 1.5 करोड़, और ब्रेक इवन है सपोज 1 करोड़, ब्रेक इवन है 1 करोड़।
अगर मैं 1 करोड़ का सेल करता हूं ना, तब जाके मेरे बिजनेस में जितनी भी इनकम होगी वो पूरे एक्सपेंसेस देने में जाएगी, 1 रुपया बचेगा नहीं। और जो ऊपर के 50 लाख है, ऊपर के जो 50 लाख है, वो 50 लाख रुपए से जो भी सेल होगा वो उससे मेरी इनकम बनेगी। ठीक है, तो 1.5 करोड़ का सेल बोला था, तो 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ तो ब्रेक इवन ही था, तो 50 लाख एक्स्ट्रा के थे मेरे, एक्स्ट्रा के थे। उस एक्स्ट्रा को क्या वर्ड है, टेक्निकल वर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जाओ तुम्हारे स्टार्टिंग के पेजेस पे, वहां पे लिखो, स्टार्टिंग के पेजेस पे जाके लिखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स और इक्वल टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसका और एक फॉर्मूला है, कभी काम आए तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। और एक फॉर्मूला लिख के रखो, MOS, that margin of safety is equal to, margin of safety is equal to प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो यहाँ पे है, अपन ने 1-2 दिन पहले लिखा था ये पीवी रेशियो। मैंने बोला था कि ये सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स किया था अपन। तो अभी क्या लिखना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, तो फॉर्मेट बनाओ फटाफट, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम, कंपनी ए कंपनी बी। फॉर्मेट बनाओ फटाफट, और ये साथ में ही करेंगे, तुम लोग को थोड़ा नहीं जमेगा। और अभी समझ गया तो वेरी गुड, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर खत्म होगा तो तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं अभी ट्राई करूंगा तुमको समझाने की। ओके, पहले फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट लिख के हो गया तो डन बोल के लिखो, E80 तक पूरा। फॉर्मेट हो गया तो डन बोलो, फिर अपन एक 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 चीजें लिखना शुरू करेंगे। ओके, लेट्स चेक। तो सबसे पहले क्या क्या डेटा है वो इधर लिखना शुरू करेंगे। इंटरेस्ट 3,000 2,000, तो सबसे पहले इंटरेस्ट 3,000 2,000, 3,000 2,000। और फिर क्या था बाकी, तो सर फाइनेंशियल लिवरेज एंड टैक्स रेट है, टैक्स रेट तो 45% है। ठीक है, तो आपने फाइनेंशियल लिवरेज दिया वाला है, तो 1-2 लाइन छोड़ो, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। अभी देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था कि फाइनेंशियल लिवरेज पता है, दो अननोन का एक अननोन में कन्वर्ट करके अपन निकाल सकते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है अपना, ईबीआईटी बाई ईबीटी, उसको क्या लिख सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ये लिखो भी मत, डायरेक्ट ये भी लिखा तो जमता, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मेट के नीचे ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
तो कंपनी ए के केस में फाइनेंशियल लेवरेज कितना है 4 और बी के केस में 3। तो 4 इज इक्वल टू ईबीआईटी पता नहीं एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट 3000, और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2000। निकालो दोनों केसेस में एक्स कितना आता है देख लो फटाफट, सॉल्व करो और एक्स निकालो। चार हजार 3000 करके चेक करो, 4000 एंड 3000। ये 4000 3000 क्या है पता है क्या, ईबीआईटी आया अपना, ठीक है, दिस इज ईबीआईटी। हाँ, तो दिस इज योर ईबीआईटी। ईबीआईटी आया तो गो टू द मेन आंसर, ईबीआईटी पुटअप करो, ईबीआईटी पुटअप करो तो ईबीटी आएगा 1000 1000, तो टैक्स रेट 45%, 1000 का 45% 450 450, तो ईएटी आएगा 550 550। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अपने को इसके ऊपर जाना है, अभी उल्टा कैलकुलेशन करना पे आना है। ओके, तो ऑपरेटिंग लिवरेज पे आना पड़ेगा अभी। और क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है अपने को, पीवी रेशो एक डेटा दिया है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक डेटा दिया है, तो इन सबको यूज करके निकालना पड़ेगा। तो एक नया फॉर्मूला जो सभी लोग अपनी स्टार्टिंग के पेज पे जाके लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जाओ स्टार्टिंग के पेज पे पहले जाके लिखो, स्टार्टिंग के पेज पे जाके लिखो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को बेसिकली मिलेगी 5 टाइम्स ए कंपनी के केस में, और बी कंपनी के केस में मिलेगी तुमको 4 टाइम्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गई, सॉरी ऑपरेटिंग लिवरेज मिल गया, तो ऑपरेटिंग ईबीआईटी तो पता है, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, फटाफट कंट्रीब्यूशंस निकालो। ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और ईबीआईटी अपन ने जस्ट ढूंढा है, तो कंट्रीब्यूशन निकालो। बीस हजार एंड 12,000। यस, 20,000 12,000। तो गो टू द मेन आंसर, अपडेट कंट्रीब्यूशन मिला 20,000 12,000, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर का इधर एस्ट्रिक मार्क दो बच्चों, एस्ट्रिक मार्क 16,000 को एंड ये 9,000 को बैलेंसिंग फिगर वाला एस्ट्रिक मार्क दे दो।
वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी पीवी रेशियो अपने को पता है, क्या है पता है? पीवी रेशियो कितना बोला है? 25%। पीवी रेशियो मैंने क्या बोला था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। याद आ रहा क्या? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो इनडायरेक्टली तुमको ये मिलेगा क्या फिर? अगर कंट्रीब्यूशन 20,000 है और पीवी रेशियो तुम्हारा कितना है? 25%, तो सेल कितना? 80,000। सेल का 25% पीवी कंट्रीब्यूशन होता है। पीवी रेशियो के फॉर्मूले में पुटअप करो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, कैलकुलेशन एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है सच, पर ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो पीवी रेशियो तुम्हारा पता था 0.25, और तुमको कंट्रीब्यूशन भी पता था, तो सेल्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसका वाला निकालो अभी। कंपनी बी का सेल्स, कंपनी बी का सेल्स 33%, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 33% करना पड़ेगा। 6,000 आ जाएगा। ओके, हो गया। इनकम स्टेटमेंट लिख लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव टू डू इज 24 एंड 14। ये तो 14 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करना है अभी बच्चों। कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006। लाइबिलिटीज इन करोर्स, असेट इन करोर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 15% डिवेंचर, करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ से 15% डिवेंचर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ से तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। फिक्स असेट नेट 25 करोड़, करंट असेट 15 करोड़, बैलेंस शीट टैली विद 40 करोड़। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन एज बिलो, फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 8 करोड़। तो मतलब ये सिर्फ ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है 8 करोड़। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65%। ये बच्चों ध्यान दो, अगर ये 65% है मतलब सेल का 65% इज वेरिएबल कॉस्ट। अगर 100 रुपए का सेल है तो 65 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल असेट टर्नओवर 2.5 टाइम्स। असेट टर्नओवर ये पहले हो चुका है, अभी मैंने बताऊंगा। ठीक है, तो बताओ फिर रफ में कैलकुलेट करके सेल कितना? असेट टर्नओवर 2.5 टाइम्स दिया है तो सेल कितना बोलो? फर्स्ट ऑप्शन नहीं, 62 to 50 दोनों भी गलत। कैसे बोलो? और करंट असेट्स का एसेट हाँ, देखो मैंने क्या बोला था, असेट टर्नओवर। अगर 100 रुपए की असेट है तो वो कितने रुपए का सेल जनरेट कर सकता है वो। अभी 2.5 मतलब क्या हो गया? अगर 100 रुपए का अगर असेट है तो वो कितना सेल जनरेट करेगा? 250 रुपए। पर 100 रुपए की असेट ही नहीं है ना, शायद तक सेजल ने वो 100 रुपए का अजम्पशन लेके 250 का बोल दिया, तो वैसा नहीं। अपने पास एक्चुअल असेट नंबर है ना, असेट कितना है? 40 करोड़। तो 40 करोड़ इंटू 2.5 टाइम्स। अगर 100 रुपए की एसेट रहता तो 250 का जनरेट करता था। तो अपने पास 40 रुपए की एसेट है ना, 40 करोड़ की, तो 40 करोड़ की एसेट कितना टाइम करेगी? 40 इंटू 2.5, 100 करोड़ आता है। ठीक है, तो 40 इंटू 2.5, 100 करोड़ आएगा। इनकम टैक्स रेट 40%।
रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट अर्निंग पर शेयर OLFLCL। तो ईपीएस OLFLCL बेसिकली तुमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड पूरा सब कुछ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल्स निकाल लो। क्वेश्चन में क्या दिया था, असेट टर्नओवर। असेट टर्नओवर का फॉर्मूला मैंने तुमको पहले कल भी लिख के दिया है, अभी भी लिख के लो। सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट 2.5 टाइम्स। सेल्स हो जाएगा तुम्हारा 2.5 इंटू टोटल एसेट, दैट इज 100 करोड़। दैट इज 100 करोड़। तो बाकी सब तुमको करना है। क्वेश्चन सामने है, तुम मुझे आंसर में क्या देंगे, आंसर में तुम मुझे सीएल कमेंट करके दो। सीएल। हेलो। हेलो सर, हाँ बोल। एक 12वीचे स्टुडंट आहे सर, मनोज ठाकरे म्हणून. हाँ। हम्म। क्या बोल के? तो अभी तो लो बोलना, तब का तब देख लेंगे। ओके, उसी हिसाब से बोल रहे क्या मुझे? एक बार दिनेश सर को बात कर ले, एक्चुअली देना तो चाहिए, अभी क्या कर। हम्म। हाँ वो ठीक है ना, वो कम करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कम कर देंगे वो। हाँ। 1.46 टाइम्स आया फर्स्ट ऑप्शन। अनुराधा का 1.67 आया।
Okay, let's check. सेल्स तो दिया था 100, वेरिएबल कॉस्ट मैंने क्या बोला था 65%, तो 65%, तो 100 करोड़ का 65% दी 65 करोड़, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 35। फिक्स कॉस्ट दी थी अपने को 8 करोड़, तो ये 8, ईबीआईटी 35 माइनस 8 27। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना बोला था, इंटरेस्ट 15%, 20 करोड़ का 15%, 20 करोड़ का 15% 3, ईबीटी आएगा 24। तो टैक्स कितना परसेंट बोला था, इनकम टैक्स बोला था अपने को 40%, तो 24 का 40% आता है 9.6, तो ईएटी आएगा 14.4। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1 करोड़ के शेयर्स है, तो डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो ईपीएस आएगा 14.40। ऑपरेटिंग लेवरेज, अपना ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला अपना कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो 35 माई डिवाइडेड बाय 27, तो 35 डिवाइड बाय 27 आएगा 1.30। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईबीआईटी बाय ईबीटी 27/24, तो 27/24 आता है 1.125, 1.125। एंड कंबाइंड लेवरेज आएगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, तो 35/24, 1.46। ऑलमोस्ट बच्चों ने यही आंसर निकाला है 1.4। लगा तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन करके देखो, मैच हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज का सेशन इधर ही, कल अपना लेवरेज चैप्टर का लास्ट सेशन रहेगा। तो एक दो चीजें बच्चों और भी बोलनी है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो पूरे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस तुमको ब्लैंक दिखेंगे, तो वो एक्चुअली होमवर्क है। तो अगर जो भी बच्चों को होमवर्क करने का है, मतलब टाइम के हिसाब से, अगर अभी टाइम नहीं है तो डोंट वरी एट ऑल, मत करो, जब भी तुम्हारा प्रिपरेशन शुरू होगा इंटर का तब तुम कर सकते हो, ठीक है। तो कल का अपना लास्ट सेशन रहेगा लेवरेज चैप्टर। एनीबडी डाउट, किसी को आज के सेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, तो शुड आई स्टॉप इट हियर? चलेगा, तो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।